हेलो एंड वेलकम टू ट्री। दिस इज ज्योति मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन की पोएम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग। वैलेडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल। जब एक दूसरे से दूर होते हैं तब जो भी रिचुअल करते हैं, अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड फेयरवेल और वैलेडिक्शन। फॉरबिडिंग मीन्स टू रिस्ट्रेन और रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रोकना। तो यहाँ पर किस चीज़ से रोकने की बात हो रही है, वो है मोर्निंग। मोर्निंग क्या होता है? दुख व्यक्त करना होता है। तो हमें टाइटल का जो मीनिंग है वो समझ आ गया। एक फेयरवेल है जिसमें मोर्निंग या दुखी होना मना है। तो जॉन डन के बारे में जैसा हम अब तक अपनी प्रीवियस पोएम्स में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि लव से रिलेटेड उनकी जो पोएम्स है, लव एंड रिलीजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहता है। और यहाँ पर जो ये मॉर्निंग की बात की मनाई है वो किसको है? उनकी बिलवेड को है। हालांकि जो पोएम है वो इस तरह से स्टार्ट नहीं होती कि आपको लगेगा कि बिलवेड से कह रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो एग्जाम्पल्स है कि ये चीज़ें होती हैं तो हमें भी पार्ट होते हुए दुखी नहीं होना है अपनी बिलवेड को, वो यहाँ बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। As virtuous men pass mildly away, virtuous men जो ज्ञानी लोग होते हैं, so virtuous people are not afraid of death। pass away का यहाँ मीनिंग है to die। तो mildly away कोई फर्स नहीं करते हैं, they don't create fuss about death। so ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, वो शांति से क्या है, उनको पता है डेथ का टाइम है, मेरा समय पूरा हो गया, और वो शांति से इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड दे आस्क देयर सोल टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इवन दो क्या है आगे, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। इसका मतलब क्वाइटली वो अपने सोल को बोलते हैं। विस्परिंग क्या होती है? फुसफुसाना, धीरे से बोलना यहाँ पर मतलब है। सोल्स को जाने के लिए कहते हैं। और while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। तो जो फ्रेंड्स हैं, their friends say कि अब उसकी सांसें टूटने वाली हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं कि नहीं, others do not want them to die at all। so some are sad at their death, they don't want them to die। okay, so this is how he starts the poem। in the next stanza we see, so let us melt and make no noise, no tear floods nor sigh tempests move, twere profanation of our joys to tell the laity our love। so अब इसमें डायरेक्ट बोल रहा है लेट अस मेल्ट, मतलब दूर हो जाए। यहाँ पर मेल्ट का मीनिंग जो है वो क्या है? दूर होने से है कि अब हमें पाथ होना है और हम इसके लिए कोई शोर ना करें, मेक नो नॉइज़। तो इसलिए हमें अपनी बिलवेड को कह रहा है कि अब हमें गुड बाय करनी चाहिए विदाउट वीपिंग। और कोई जो टीयर फ्लड्स वगैरह हैं, ये इस तरह की जो एक्शंस हैं ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मूव का मतलब होता है टेम्पेस्ट। मूव मीन्स रेज। टेम्पेस्ट जो सी के जो आप कह सकते हैं जो तूफान होते हैं उसको आप टेम्पेस्ट कह सकते हैं। एंड टुबर प्रोफेनेशन, वल्गनाइजेशन है। प्रोफेनेशन का मतलब है वल्गनाइजेशन। तो वल्गर नहीं बनाना है अपनी चॉइस को। हमने यहाँ पर ये कह रहा है अपनी बिलवेड से स्पीकर। टू टेल द लेटी, लेटी यहाँ पर वर्ड जो है ये यूज़ हुआ है लेमैन के लिए, जो मतलब नॉर्मल मैन है, कॉमन मैन है, उनको हमने दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना। उनका लव जो है वो क्या है? सेक्रेड है, उसको सेक्रेड रहना चाहिए, उसकी शो ऑफ हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट ही सेज, मूविंग ऑफ अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, men reckon what it did and meant, but trepidation of these fears, though greater far, is innocent। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो अर्थ की मूवमेंट के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा है कि जब अर्थक्वेक आता है
तो क्या होता है, उसमें डैमेज होता है, फियर होता है। सो men reckon means to calculate। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं लोग, जो समझदार हैं, ज्ञानी लोग कह सकते हो आप। तो ये लोग क्या है, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या एक्चुअल डैमेज जो है वो हो सकता है। ट्रिपिडेशन का जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है ट्रिपिडेशन, इट मीन्स एजिटेशन और मूवमेंट। तो अर्थक्वेक कब आता है, जब अर्थ के जो स्फीयर्स हैं, ये साइंस का टॉपिक आ गया कि अर्थ के जो स्फीयर्स हैं वो मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो मूवमेंट जो है, ट्रिपिडेशन जो है, वो क्या है, वो अर्थक्वेक का रीज़न होती है, और उसकी वजह से क्या है, डैमेज जो है वो कॉज होता है। जो स्फीयर्स मूव करते हैं तो डैमेज जो है वो कॉज होता है। लेकिन जो मैन, यहाँ ऊपर हमने फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि जो लोग हैं वो डैमेज को कैलकुलेट तो करते हैं, पर साथ में ये भी बता सकते हैं कि शायद इतना डैमेज हो सकता था, what it actually caused और what damage it can cause, both are calculated by these men। तो वो बता रहा है कि उसका जो कैलकुलेशन है, ये मूवमेंट है, ये ट्रिपिडेशन है, ये आप टॉलमी का व्यू है, आप मान सकते हैं कि 9 स्फीयर हैं अर्थ के और वो मूवमेंट करते हैं, और हम लोग साइंस में नॉर्मली पढ़ लेते हैं इसको 12th स्टैंडर्ड तक। ओके, तो इसका यही वो है मीनिंग कि यहाँ पर एजिटेशन जो है, मूवमेंट जो है वो होती है, और जो लोग हैं वो उसका कितना उससे हार्म और फियर क्रिएट होता है, और क्या हो सकता था। दो ग्रेट फार इज़ इनोसेंट, जिस इंसान को पता है गॉड के एक्ट्स के बारे में, उसको पता है इससे कहीं ज़्यादा क्या है, डैमेज जो है वो हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पर वो ऐसे बोल रहा है। नाउ ही सेज डल sublunary lovers love, whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which elemented it। अब इन लाइंस में वो क्या कह रहा है, डल सबनरी, जो इनसेंसिटिव या अर्थली पीपल हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, जो कॉमन मैन हैं, जो कॉमन लवर्स हैं, क्योंकि उनको वो इनसेंसिटिव कह रहा है। whose soul is sense cannot admit, मतलब कि उनकी जो लव है वो सिर्फ सेंशुअस है, फिजिकल कह सकते हो कि उन्हीं से रिलेटेड है। एब्सेंस बिकॉज इट डॉथ रिमूव, क्योंकि एब्सेंस में वो फिजिकल एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। दोज थिंग विच एलिमेंटेड, और उनका जो लव है वो किससे है, वो फिजिकलिटी से है, आप कह सकते हो। वो कनेक्टेड किससे, एलिमेंटेड का मतलब है किससे कनेक्टेड है या किस रीज़न से है। वो लव जो है वो टोटली सेंशुअस है, बॉडी से रिलेटेड है, और जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एब्सेंस का मतलब है दूरी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, द लवर आर पार्टिंग राइट नाउ, तो इसीलिए हमने वेलिडिक्शन फेयरवेल कह रहा है। तो वो कह रहा है इस जो बॉडीली एब्सेंस है वो क्या है, वो उस एलिमेंट को रिमूव कर देती है जो उनको कनेक्ट करती है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ फिजिकलिटी कनेक्ट करती है, वही उनके लव का रीज़न है। तो इसलिए ये इनसेंसिटिव अर्थली पीपल कहा है उसने, ठीक है। तो फिजिकल एंटिटी है ये, दोज थिंग्स आर फिजिकल एंटिटी, ओके। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड that ourselves know not what it is, enter ashore of the mind, careless eyes, lips and hands to miss। अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है अपनी बिलवड से, कि पर जो हमारा लव है वो कितना रिफाइंड है, रिफाइंड मीन्स प्योरीफाइड है, उनका जो लव है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड है, ओके। ये उनको खुद को नहीं मालूम, दैट आवर सेल्स नॉट नो वॉट इट इज़, वो क्या चीज़ है जिसने हमारे लव को इतना प्योरीफाइड बनाया है, या कह सकती हूँ प्योरीफाइड स्पिरिचुअलाइज्ड है
बाय एक्सटेसी ऑफ लव। उनका जो लव रिफाइंड क्यों है? बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल लव। इंटर अशोर्ड ऑफ द माइंड, सो उनकी जो सोल है, इंटर अशोर्ड का मतलब है कि उनकी जो सोल है वो उस चीज़ को समझती है। हमें नहीं पता फिजिकली, लेकिन हमारे माइंड को या हमारी बॉडी को या हमारी जो सोल है उसको इसका रीज़न पता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द रीज़न फॉर देयर रिफाइंड लव। ओके, केयरलेस आइज, लिप्स, hand and hands to miss. It means they do not care about physical bounds. So their love is so much refined. इतना प्योर, इतना स्पिरिचुअल लव है कि उनके दूर होने से भी उन्हें ये क्या है, ये जो आइज, लिप्स, हैंड्स हैं, ये फिजिकलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उनके स्पिरिचुअल लव में इतना वैल्यू नहीं रखती है। दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे, उस दूरी को वो दूरी नहीं मान रहा है। Two souls therefore which are one, though I must go, endure not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमारी जो टू सोल्स हैं वो क्या है, वो एक हो चुकी है बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल लव। दो आई मस्ट गो एंड योर नॉट येट, मीन्स कि हालांकि मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए क्या है, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। दूर होने के बाद भी क्या होंगे, फिजिकली दूर हैं, लेकिन वो एक दूसरे से स्पिरिचुअली डिवाइडेड नहीं है। इसलिए वो कोई ब्रीच नहीं है, बट क्या है, एक्सपेंशन है। जैसे जब गोल्ड को बीट किया जाता है तो वो एरी थिननेस में आ जाता है, बहुत ही पतली परत, जिसको आप कहते हो हवा की तरह लाइट होकर फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए एक्सपेंशन है। तो इन दोनों का भी दूर होना क्या है, एक तरह से एक्सपेंशन है। वो ब्रेकेज नहीं है, ब्रीच ऑफ लव नहीं है, धोखा नहीं है, ना ही दूरी है, लेकिन क्या है, एक्सपेंशन है, जैसे कि गोल्ड है। अब यहाँ पर पोएट ने किससे कंपेयर कर दिया लव को, अपनी दूरी को गोल्ड की बीटिंग से, जिससे कि वो एक्सपैंड होके एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से कंपेयर किया है। नेक्स्ट ही सेज, इफ दे बी two, they are two so. A stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. अब यहाँ पर वो क्या कंपेयर किया है, इस पर्टिकुलर स्टैंजा की वजह से ये जो पोम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लाइंस हैं, जिससे इस पोम को रिगार्ड मिला है। हालांकि ये पोम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लाइंस है, ये जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक कंपैरिजन किया है पोएट ने अपनी टू सोल्स का कंपस के साथ। जो कंपैरिजन, इसको हम कंसीट कहते हैं। ही हैज़ ड्रॉन अ कंसीट बिटवीन कंसीट ऑफ दिस कंपस। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर वो दो है, इफ द सोल्स आर देयर two, they are two like the two feet of a compass. कंपास कैसे होता है, ऊपर से कनेक्टेड होता है, एक फुट दूर होता है और दूसरा सेंटर में यहाँ पर होता है। ये जो फुट है इस लाइन में क्या बताया, ठीक है, तो ये जो है ये बिलवड है। कंपास ऊपर से यहाँ से कनेक्टेड है एंड दिस इज़ द सेकेंड फुट विच मूव्स। ये मूव करता है तो सर्कल ड्रॉ करता है इस तरह से। ओके, तो सेंटर वाला जो है ये बिलवड का है और ये लवर है। तो इस तरह से उसने कंपेयर किया है। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो है दे अपीयर टू बी सेपरेट बट इन रियलिटी यूनाइटेड एट द टॉप। तो यहाँ पर क्या है, ये यूनाइटेड है, हालांकि यहाँ से ये एक दूसरे से हमें दूर दिख रहे हैं। फिर वो कहता है Thy soul, the fixed foot, makes no show.
जब ये मूव करता है, ये वाला फुट जो है हमारा, ये फुट जो है लवर है, जब ये मूव करता है तो हमें ये जो फुट है ये मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। सो दाई सोल द फिक्स फुट, तो फिक्स फुट कौन है? बिलवेड का है। मेक्स नो शो, शो नहीं करता टू मूव, बट टू मूव बट डॉथ इफ द अदर डू, लेकिन जब ये मूव करता है, यानी जब लवर वाला फुट एक फुट मूव करता है तो दूसरा अपने आप मूव करता है, हालांकि वो दिखाई नहीं देता। दो इट इज नॉट विजिबल, द बिलवेड हु स्टेज एट होम may be likened to its fixed foot, which does not seem to move, but which moves in reality if the other foot moves. So, the beloved is like the foot of a compass which remains fixed at the center but leans and follows the other foot when it moves, grows erect and unites with the moving foot when it returns to the starting point after the circle is completed. So this is how the conceit is drawn here. तो वो क्या कह रहा है कि जो बिलवड है ये साथ में है, नेक्स्ट स्टैंजा मैंने अभी रीड नहीं किया था। एंड दो इट इज़ इन द सेंटर सेट, सेंटर यहाँ पर बताया सेंटर में रहता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि फिक्स फुट सेंटर में रहता है, दूसरा मूव। येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम इट लीन्स एंड hearkens after it and grows erect as that comes home। तो बिलवड को छोड़कर जब वो दूर दूर जा रहा है तो भी वो स्पिरिचुअली उससे कनेक्टेड है। हार्कन्स मीन्स कॉल्स। लेकिन जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो हम कंपास को बंद कर देते हैं। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि जब बिलवड की कॉल होती है तो जो सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये जो दोनों फुट हैं, जब सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो जो सेंटर वाला फुट है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, हम कंपास को बंद कर देते हैं तो दोनों दोबारा यूनाइट हो जाते हैं। इन दैट सेम वे जब बिलवड घर पर होती है, वो बाहर होता है, तब वो क्या है, दूर होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। लेकिन जब लवर वापस आता है घर में, व्हेन ही रिटर्न्स होम, दे आर टुगेदर united with each other again. So this is what he wants to tell here. Such wilt thou be to me, who must like the other foot obliquely run. Thy firmness make my circle just and make me end where I begun. और इसी तरह से क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि इसी तरह से तुम हो मेरे लिए, किसकी तरह, कंपास के फुट की तरह। मैं जो हूँ वो रोमिंग वाला फीट हूँ, मूविंग वाला फीट हूँ, जो तुमसे थोड़ी देर दूर हूँ। तो उसी तरह से वो क्या है, जो लवर है उसके लिए एक्ट कर रही है फिक्स फुट के लिए, फुट की तरह, जो ऑब्लिकली जब दूसरा मूव करता है तो मूव तो करती है, लेकिन उसकी फर्मनेस की वजह से अगर आपका कंपास जो है बीच में से मूव कर जाता है तो आपका सर्कल जो है वो गलत हो जाता है, आपने हमेशा देखा होगा। तो यहाँ पर जो बिलवड है वो भी एक फिक्स फुट की तरह कर रही है ताकि उसकी फर्मनेस, उसकी जो एक्शंस हैं वो टोटली क्या हो जाए, प्रॉपर ले। और वो फेथफुलनेस जो उसकी है, फर्मनेस मीन्स उसकी फेथफुलनेस जो है वो उसको हमेशा उसकी जर्नी को फ्रूटफुल बनाती है या सक्सेस बताती है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, जब सर्कल पूरा हो जाता है तो जहाँ से शुरू करता है वो कंपास का फुट वापस वहीं आकर रुकता है। तो जो लवर है उसकी फेथफुलनेस के लिए या फॉर्मनेस की वजह से वापस अपना काम कर कर घर पर लौट कर आता है। तो ये जो कंपैरिजन दिया है मेन इससे पहले वाले स्टैंजा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो बाकी पोम्स हैं उनसे बेटर नोन पोम है डन की, and justly famous for the much discussed conceit of the compass। तो यही जो है इस पोम का सार है। कंसीट एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें ड्रॉ हुआ है, वो आपको याद रखना है इसमें। और यही थीम है कि जो स्पिरिचुअल लव है और जो फिज़िकल लव है दोनों का कंपैरिजन जो है फर्दर इलाबरेट करके बताया है स्टैंजाज में।
and the eternity of spiritual love is asserted here. Physical, sensual love cannot endure the withdrawal of the physical self of the object of love because it is based on the फिजिकल ब्यूटी। तो इंटरनल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में एक्चुअली यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। और यहाँ पर दूसरी जो कंसीट है, गोल्ड टू एयरी थिननेस मीन्स कि एयर की तरह थिन हो जाता है लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं होता। तो उसी तरह से हमने देखा कि ऊपर के स्टैंजा में उसने कंपेयर किया था कि जो उनका लव है वो भी गोल्ड की तरह ही है, दूरी से क्या है उसमें पार्टीशन नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग लिटरेचर। थैंक यू।